से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम फिर से आप सभी के लिए लेके आए हैं क्लास 11th के इतिहास का चैप्टर 11th, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। तो आधुनिकीकरण के रास्ते को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जिनके बारे में हम विशेष रूप से ध्यान देंगे, जैसे कि चीन के बारे में, जापान के बारे में, मेजी पुनर्स्थापना के बारे में, पहला अफीम युद्ध के बारे में, सत्याग्रह जिसे हम ताइवान के नाम से भी जानते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आधुनिकीकरण के रास्ते का पार्ट फर्स्ट का पॉइंट फर्स्ट। सबसे पहले हमारा है चीन। अब आइए हम चीन के बारे में देखते हैं। चीन क्या है? देखिए, चीन देश है जो अभी के समय में से बहुत ज़्यादा आधुनिक है, ऐसा तो आप सभी ने सुना है, देखा भी है। तो यहाँ पे हम चीन के बारे में देखेंगे कि चीन के बारे में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, चीन एक विशालकाय द्वीप है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं। जलवायु यहाँ पे कहने का मतलब है जहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के मौसम उपलब्ध होते हैं, जैसे गर्मी, ठंडा, बरसात, ऐसे अलग अलग तरह के अगर जलवायु मौजूद होते हैं तो उसे हम अलग अलग तरह के जलवायु वाले क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगे हमारा है चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह क्या है? जाति का मतलब होता है वहाँ पे किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो उनका नाम है हान। और प्रमुख भाषा जो वहाँ की है वो चीनी है, मतलब जो लोग बोलते हैं वहाँ पे जिन भाषाओं, जैसे हम भारत में किस भाषा का ज़्यादातर यूज करते हैं, तो हम हिंदी का यूज करते हैं, वैसे ही चीन में ज़्यादातर लोग जो है वो हान भाषा का यूज करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है चीनी एक साम्यवादी सरकार की स्थापना। चीन में जो साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1949 में। चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना 1949 में हुई थी। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना कब हुई थी, तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना 1949 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जापान। अब जापान के बारे में देखेंगे। चीन के विपरीत जापान एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 बड़े बड़े द्वीप समूह है, जिसका नाम है होन्शु, क्यूशु, शिकोशु और होकाइदो। इसको एक बार फिर से समझिएगा। चीन जो है वो द्वीप श्रृंखला नहीं है, लेकिन जापान जो है वो द्वीप श्रृंखला है। मतलब यहाँ पे छोटे छोटे 4-5 द्वीप जो है जो बहुत ही फेमस हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो हैं, जिसमें 4 बड़े द्वीप समूह हैं, जिसमें पहला है होन्शु, दूसरा है क्यूशु, तीसरा है शिकोकू और चौथा है होकाइदो। ये 4 द्वीप समूह चीन जापान का निर्माण करता है। 12वीं सदी के प्रारंभ में जापान पर शोगुनों का शासन था। शोगुन एक राजवंश था जो जापान पे शासन किया करता था, जो सैद्धांतिक रूप से वहाँ के राजा थे। मतलब इनके पूर्वज भी इन्हीं जगहों पर राज किया करते थे, ये पूर्व से ही चलता आ रहा था। वहीं पे 1603 से 1867 के मध्य तक ताकुगावा वंश के लोगों का यहाँ पे मतलब अपना वर्चस्व कायम हो गया जापान के अंदर। ध्यान समझिएगा, 1603 से 1867 तक तोकुगावा वंश जो था राजवंश, उनका यहाँ पे शासन होना शुरू हो गया था। आगे हम पढ़ते हैं डाइट के बारे में। डाइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार डाइट के बारे में जान लेते हैं। अब डाइट क्या है? डाइट जापानी संसद का नाम है। जैसे हमारे भारत में सांसद होते हैं ना, और अमेरिका में जैसे सेनेटर होते हैं ना, वैसे ही जापान के सेनेटर या फिर सांसद कहिए, उनका क्या नाम था? उनका नाम था डाइट। नाम था जापानी संसद का डाइट। अब फुकुजावा याकुची क्या है? फुकुजावा याकुची थोड़ा नाम आपको अटपटा लगेगा, लेकिन चीन और जापान में ऐसे ही नाम चलते हैं, इसलिए आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फुकुजावा याकुची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवी थे, मतलब कि दिमाग वाले लोग थे। इनके पास ना दिमाग बहुत था, दिमाग के कारण इन्हें बुद्धिजीवी के नाम से जाने लगा। उनका कहना था कि जापान अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, मतलब उसे एशिया के साथ मिलके नहीं रहना चाहिए, उसे खुद को अलग कर लेना चाहिए, अलग थलग रह के उसको अपना शासन कायम करना चाहिए। ये थे फुकुजावा याकुची, जो एक बुद्धिजीवी थे, एक दिमाग वाले लोग माने जाते थे, जिनकी समझ बहुत अच्छी थी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। डाइट के बाद है चीन में छिंग राजवंश का अंत। अब देखिए, चीन में शुरुआत से क्या था? छिंग राजवंश का शासन था। कब से? 1644 से लेकर 1911 तक यहाँ पे छिंग राजवंश का शासन था। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में चीन क्या पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था।
यहाँ छिंग राजवंश का तो शासन था, लेकिन कुछ ही दशकों मतलब कुछ ही समय के बाद क्या हुआ, ये अशांति में फैल गया। यहाँ पे ना लोग मतलब झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, अशांति ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि छिंग राजवंश जो थे इसका सामना नहीं कर पाए और छिंग राजवंश यहाँ को सुधारने में सफल नहीं हो पाए, मतलब यहाँ पे वो अपने चीज़ों को सुधार नहीं पाए और इसी कारण से यहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण छिंग राजवंश जो थे यहाँ पे उनका शासन सत्ता का यहाँ उनके हाथ से नियंत्रण निकल गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि चीन में छिंग राजवंश का अंत हो गया था। अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे हमारा कहता है 19वीं सदी में जापान में औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना। 19वीं सदी में मतलब हाल फिलहाल में जापान में जो औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना हुई है वो किस प्रकार से हुई है। तो सबसे पहले देखिए 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में जापान के अन्य एशियाई देशों की तुलना में काफ़ी अधिक प्रगति की है। और सब देश, सारे देश प्रगति कर रहे हैं, लेकिन इस अब मतलब अगर यहाँ पे अंतर देखा जाए तो मतलब जो एशियाई देशों की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा प्रगति पर है। कौन? तो जापान, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी कितनी हाई है ये आप सभी को पता है। जापान ये जो है वो एक आधुनिक राष्ट्र है। राज्य के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में चीन को पीछे छोड़ दिया है। चीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन भी बहुत ही औद्योगिक है, बहुत ही यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो हाई है, लेकिन जापान एक छोटा देश होने के बावजूद भी इन सबको पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उन्नति कर रहा है। वहीं पे ताइवान की बात की जाए तो 1995 तथा कोरिया 1910 को अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। ताइवान ने 1895 तथा कोरिया 1910 को अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। किसने? ताइवान और कोरिया ने। ये दोनों भी काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ की भी टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई है। उसने अपनी संस्कृति, अपने आदर्शों को स्रोत भूमि चीन को 1984 में हराया। देखिए उसने अपनी संस्कृति और उनके जो संस्कृति है मतलब वहाँ के जो सोच विचार, रहन सहन, पूजा पाठ है, उससे उन्होंने चीन को 1884 में हरा दिया और 1905 में रूस जैसे यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में भी कामयाब रहा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो आज तो रूस बहुत ही शक्तिशाली है इसलिए यूक्रेन पे भारी पड़ रहा है, लेकिन उस समय भी जब ये युद्ध हुआ तो 1984 में इन्होंने चीन जैसे शक्ति को हराने के बाद 1905 में इन्होंने रूस जैसे यूरोपीय शक्ति को भी पराजित कर दिया था। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चीन और जापान के भौगोलिक अंतर के बारे में। जापान के भौगोलिक स्थिति में क्या अंतर है, तो सबसे पहले चीन को लेते हैं। चीन क्या है? चीन एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है। यहाँ की जलवायु में विविधता पाई जाती है। यहाँ कई राष्ट्रीय भाषाएं हैं। खानों में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। मतलब ये चीन के बारे में है, उनकी भौगोलिक स्थिति के यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाना, यहाँ पे अलग अलग मौसम आना, यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति, पूजा पाठ का होना, ये सब चीन की खास बात है। और वहीं पे अगर जापान की बात की जाए तो जापान एक द्वीप श्रृंखला वाला देश है, जहाँ पे 4 अलग अलग द्वीप हैं। इनकी 4 मुख्य द्वीप जो हैं, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया था, उसमें से 50% से अधिक ज़मीन जो है वो क्या है? पहाड़ी है। यहाँ पे पठार ज़्यादा हैं, रॉक्स वाले पहाड़ हैं। यहाँ की प्रमुख भाषा जो है, जैसे वहाँ चीन में हान था तो यहाँ पे क्या है? जापानी भाषा बोली जाती है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र भी है। कहने का ये मतलब है कि जापान में कई सारे स्रोत तो ऐसा बताते हैं कि जापान में प्रतिदिन भूकंप आता है, थोड़ा या बहुत, जापान में बहुत भूकंप आता है, लगभग प्रतिदिन कुछ न कुछ भूकंप आता है। ऐसे में भी यह देश इतना कामयाब है, इतना सक्सेस है, इतना जो सक्षम है, अपने आप को डेवलप कर रहा है, तो ऐसे में इसके लिए तो क्लैपिंग बनती है। तो जापान और चीन के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे हमारा है आधुनिक दुनिया में धीमी चीनी प्रतिक्रिया। अब एक बार इसको भी देख लेते हैं। जापान के सक्षम देखा जाए तो अन्य यूरोपीय देशों के साथ तुलना की जाए तो चीनी प्रतिक्रिया धीमी रही, उनके सामने कई कठिनाइयाँ आई हैं। देखिए जापान और चीन की अगर तुलना की जाए तो जापान आगे है, चीन इससे पीछे है। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया है। देखिए अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए पुनः से प्रयास कर रहे हैं या फिर पुनः प्रयासरत हैं। अपनी राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण और पश्चिमी व जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की इन्होंने कोशिश किया है।
उन्होंने पाया कि असमानताओं को हटाने के लिए अपने देश के पुनर्निर्माण को वो क्रांति के जरिए हासिल कर सकते हैं। देखिए, किसी देश में अगर आप फिर से अपने शांति व्यवस्था बहाल करना चाहते हैं या अपनी संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं, इसके लिए आपके देश में क्रांति होना बहुत जरूरी है। लोगों की सोच ही आपके संस्कृति और आपके देश को बचाने में सक्षम है। एक देश का अकेला व्यक्ति किसी भी देश को बचाने के लिए सक्षम नहीं हो सकता है जब तक कि उसके लिए पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी ना हो जाए, उसके देश उसके लिए खड़ी ना हो, उसकी जनता उसके लिए खड़ी ना हो। तो ये था आधुनिक दुनिया में धीमी चीनी प्रतिक्रिया। आइए अब हम आगे देखते हैं मेजी पुनर्स्थापना। मैंने इसके बारे में आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है मेजी पुनर्स्थापना। तो देखिए, मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ है प्रभुत्व सरकार का गठन, जो 1867 से 1868 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ और देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार के असंतोष मेजियों की पुनर्स्थापना का कारण बना। देखिए, मेजी जो संगठन था, इसका बनने का मेन कारण ही था कि देश में कई प्रकार की परेशानियां चल रही थी। देश में लोगों के बीच में असंतोष फैला हुआ था, देश में एक तरफ गृह युद्ध चल रहा था। इस कारण से मेजी का निर्माण हुआ। अब मेजी के निर्माण के कारण क्या थे? तो देश में तरह तरह के असंतोष, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि देश में परेशानियां चल रही थी, जिसके कारण यहाँ पे मेजी का पुनर्स्थापना हुआ। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमारे भारत में ब्रिटिश थे ना, और वो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, इसलिए तो वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादियों ने बम पिस्तौल का सहारा लिया ताकि हमारे देश आज़ाद हो जाए। तो इन्होंने भी तो अपना एक संगठन बनाया था ना। लेकिन ये ऐसा ही यहाँ पे है मेजी पुनर्स्थापना। ये क्या करते थे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं कूटनीति संबंधों की मांग कर रहे थे। ये था मेजी पुनर्स्थापना। अब मेजी पुनर्स्थापना के अंतर्गत जापान के अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे हुआ? तो देखिए, कृषि पर कर, टैक्स, ये टैक्स है जो कृषि पर था। जापान में रेल लाइन का बिछाना, मतलब रेल की पटरियां इन्होंने पूरी जापान में बिछाना शुरू कर दिया, जिससे उद्योग में और आने जाने में इनको सुविधा मिले। तीसरा है वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों का आयात। इन्होंने कपड़े बनाने के लिए फैक्ट्रियां लगाई, मशीनें मंगवाया। मजदूर का विदेशी कारीगरों द्वारा प्रशिक्षण, दूसरे देशों से अपने काम करने वाले लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग दिया ताकि ये अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे काम कर सके। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजना, इन्होंने अपने देश के बच्चों को दूसरे देश भेज के वहाँ से ज्ञान शिक्षा लेने के लिए आग्रह किया और उन्हें बाहर भेजा ताकि वो अच्छी शिक्षा लेके हमारे देश में आए। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ, नए तरीके से उन्होंने बैंकिंग बैठाया जिसके माध्यम से लेन देन, लोन, फाइनेंस, कर्ज, ये वो इत्यादियों को सही किया जा सके। इसके अलावा कंपनियों को कर में छूट और सब्सिडी देना, जो बिजनेसमैन थे उनको टैक्स में रिलैक्सेशन दिया और सब्सिडी दिया, मतलब आप 40,000 लगाइए तो 20,000 हम भी आपकी मदद करेंगे, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वो अधिक से अधिक बिजनेस करेंगे। इन्हीं सब कारणों से आज जापान यहाँ तक पहुँच पाया है। अब देखिए, फुकोकू कोहे क्या है? क्योहे, जिसका अर्थ है समृद्ध देश और मजबूत बनना, देश को मजबूत बनाना है। फुकोकू क्योहे का मतलब जापान में मेजियों द्वारा शिक्षा एवं विद्यालय व्यवस्था में बदलाव किया गया, क्योंकि जो पहले की शिक्षा थी वो सही तरीके से नहीं चल रही थी, विद्यालय की व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए ये मेजियों ने क्या किया? अपने सिस्टम को बदलना शुरू किया। लड़के और लड़कियों को स्कूल जाना अनिवार्य किया, मतलब कहा कि यहाँ पे लड़के और लड़कियों को कोई अलग अलग नहीं है, वो सभी स्कूल में जाके शिक्षा लेंगे। पढ़ाई में फीस बहुत कम करना, पैसे बहुत कम लेते थे ताकि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बच्चा सही तरीके से पढ़ पाए। हमारे भारत देश की तरह नहीं कि इतना ना पैसे स्कूल वाले लेंगे कि गरीब बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। उनका सपना होगा अगर प्राइवेट स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ने का, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जापान में ऐसा नहीं था, उन्होंने फीस को इतना कम कर दिया ताकि सारे बच्चे सही तरीके से पढ़ाई कर सकें। आधुनिक विचारों पर जोर देना, मतलब मॉडर्न चीज़ों पर, मशीनों पर, इंटरनेट पर, गूगल पर, यूट्यूब पे, इन सभी चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया। हालांकि ये सभी चीज़ें उस समय नहीं थी, लेकिन उस समय जो मॉडर्न चीज़ें मौजूद थी उस समय के तत्कालीन समय में, उस पर उन्होंने जोर दिया। राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया। देखिए, हम अपनी संस्कृति छोड़ के दूसरी की संस्कृतियों पर ध्यान देते हैं, अपनी भाषा को छोड़ के दूसरी की भाषा को बोलने में अपनी इज्जत को और बढ़ता हुआ समझते हैं। आज हमारी भाषा हिंदी को बोलने में बहुत सारे लोगों को शर्म आती है, लेकिन
इंग्लिश बोलने में वो अपने आप को एक जेंटलमैन फील करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जापान जो आज इतना आधुनिक है, वो भी क्या किया, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी संस्कृतियों को बल दिया, अपने संस्कृति और इतिहास को पढ़ाने पर बल दिया, किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण किया। ऐसे नहीं कि एल बेल कोई भी टीचर बन गया और अपना पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चे का भविष्य खराब कर दिया। स्कूल में उन्होंने अच्छे टीचरों की व्यवस्था लागू की, अरविंद केजरीवाल की तरह, जो दिल्ली में स्कूलों के सरकारी स्कूलों को चमका के रख दिया है। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने भी किया कि किताबों का मतलब जो बुक्स थे, अच्छे अच्छे बुक्स का चयन किया। कांग्रेस की तरह नहीं कि अपने बड़ाई की बुकें हमें 70 साल से पढ़ा रहा था और इतिहास को पता नहीं कहाँ किस गुमनाम की स्थिति में डाल दिया कि आधे बच्चे को इतिहास ही नहीं पता है। तो ऐसा ही हुआ। अब देखिए अगला पॉइंट है माता पिता के प्रति आदर। देखिए कोई भी बच्चा कितना भी क्यों ना पढ़ लो, पढ़ाई आपके आचरण में दिखता है। आप पढ़े लिखे हो, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपने पीएचडी कर रखा है, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप वकील हो, ये चीज़ें आपके शिष्टाचार के अंदर दिखता है। इसे हम पढ़ाई लिखाई कहते हैं। तो जापान ने क्या किया, जापान ने किया अपने बच्चों को अपने माता पिता के प्रति आदर सिखाया, राष्ट्र के प्रति वफादारी सिखाई, अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा तक दिया। ये था फुकोकू क्योहो में, जिसके जापान के मेजियो द्वारा शिक्षा जो दिया गया उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये। देखिए अब हम इसके पार्ट 2 में बढ़ेंगे। आज हमारा पार्ट 1 हो चुका है, अब हम इसके पार्ट 2 में आपको इसके बाकी टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे। आशा करता हूं कि आज के द्वारा बताया गया वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। यदि हमारे चैनल पर आज पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।